हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी सर्कल। आज हम जो है पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। जैसे हमने पिछली बार जो है लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी का चैप्टर 1 किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो उसका आधा पार्ट जो है रह गया था। आज वो हम कवर करेंगे। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और चलिए अब शुरू करते हैं, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हमारा जो लास्ट हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कंपनी रूल, लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्राउन रूल, ठीक है, जो कि 1858 से 1947 तक शुरू हुआ था। तो इसमें जो हमारा पहला एक्ट आ जाता है वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके फीचर्स ये हैं कि इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश हो गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी एबोलिश हो चुके थे। इन सबको जो है इन्होंने हटा दिया था और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया था। और जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, अब यहाँ पे जो है एक नया ऑफिस आ गया था, इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया ऑफिस अब आ गया था। और ये जो था ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था जो सेक्रेटरी था। और इसमें जो है ना ये जो था चेयरमैन था किसका, 15 मेंबर काउंसिल का, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी थी जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करती थी। 15 मेंबर की एक काउंसिल थी, ठीक है। और इस एक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये है कि इस एक्ट को जो है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है। और इसका तो जब इस एक्ट में जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, ठीक है। इसके फीचर्स ये हैं कि इसमें जो बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसको वापस उनको दे दिया गया था। फिर इसका जो वाइसरॉय है वो अपॉइंट कर जो है उसमें अब मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो है जो इंडियंस थे उनका अब जो है अलाउ कर किया था कि वो भी जो है अब अपॉइंट हो सकते हैं काउंसिल में। उनको कौन अपॉइंट करेगा, वाइसरॉय अपॉइंट करेगा एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी किसकी रहेगी, ऑफिशियल मेंबर्स की रहेगी, यानी ब्रिटिशर्स की रहेगी। और न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स व स्टेबलाइज्ड एट बंगाल, और इस एक्ट के अंडर में जो है नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी स्टेबलाइज की गई थी। कहाँ कहाँ पर, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में और पंजाब में, ठीक है। और वाइसरॉय को जो इसमें पावर दे दी गई थी कि वो जो है रूल्स एंड ऑर्डर्स ये भी जो है बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, वाइसरॉय जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है इमरजेंसी के टाइम में और बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के सपोर्ट के। और वो जो ऑर्डिनेंसेस होंगे वो वैलिड होंगे फॉर 6 मंथ फ्रॉम प्रमलगेशन, ठीक है। मतलब जब से वो ऑर्डिनेंसेस लगेंगे तब से लेकर 6 मंथ तक वो वैलिड रहेंगे ऑर्डिनेंसेस। अब आते हैं इस एक्ट की अगर हम बात करते हैं कुछ, तो ये है कि इसमें जब लॉर्ड कैनिंग जो थे फर्स्ट वाइसरॉय जो थे हमारे इंडिया के, तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है नॉमिनेट किए थे 3 इंडियंस जो हमारे मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट हुए थे। शुरू वाले फर्स्ट 3 इंडियंस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट हुए थे वो थे महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसका फीचर्स ये हैं कि इनके इसमें ये जो है अब इस एक्ट में ये क्या गया था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे यानी कि इंडियंस जो थे उनका नंबर बढ़ा दिया गया था, लेकिन मेजोरिटी अभी भी ऑफिशियल्स की थी, ऑफिशियल मेंबर्स की थी, ठीक है। और लेजिस्लेटिव मेंबर्स को यानी ये पावर दे दी गई थी कि अब वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, बजट के ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वाइसरॉय से। और नॉमिनेशन सिस्टम वॉज फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी कि अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो नॉमिनेशन सिस्टम था वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। और इसमें ये कर दिया गया था कि अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वाइसरॉय अपॉइंट कर सकता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, है ना। और लेकिन अब गवर्नर जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए गवर्नर भी अपॉइंट कर सकता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, ठीक है। तो इस एक्ट में इतना था। अब नेक्स्ट एक्ट आ जाता है, नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। और ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके फीचर्स पढ़ते हैं क्या है। इसका फीचर्स ये है कि इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंड कर दी थी, 16 से अब 60 मेंबर्स हो चुके थे। और इसमें जो प्रोविंशियल असेंबली है यानी कि वो चेंज होते रहते थे, अब वो सेम नहीं थे, अब वो बदल रहे थे। जो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो मतलब कभी मतलब बढ़ रहे थे, वो कांस्टेंट नहीं थे, ठीक है। और ये मेंबर्स इन काउंसिल्स वर एम्पावर टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। और इसमें जो है काउंसिल्स के जो मेंबर्स थे यानी कि लेजिस्लेटिव मेंबर काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको पावर दे दी गई थी कि वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और बजट के ऊपर जो रेजोल्यूशन भी मूव कर सकते हैं, यानी कि अगर उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा तो वो उसके अगेंस्ट क्वेश्चंस भी उठा सकते हैं बजट के लिए, ठीक है, बजट से रिलेटेड। इंडियन वर एडमिटेड एंड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। अब जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी, अभी तक देखा होगा आपने सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है अलाउ किया था, लेकिन अब वाइसरॉय और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को जो है अलाउ कर दिया गया था, परमिट कर दिया गया था, ठीक है।
अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर अलाउड टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अब जो है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है अलाउ कर दी गई थी। अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल मेजोरिटी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, लेकिन अब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी अलाउ कर दी थी, वो भी सिर्फ प्रोविंशियल में। ये भी याद रखना, सिर्फ प्रोविंशियल में, प्रोविंसेस में। सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस, यानी कि इस एक्ट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस एक्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर यही है, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, कि सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से एक्ट में इस्टेब्लिश हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था? हुआ था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में। और किसने किया था इसको? किया था लॉर्ड मिंटो ने। इस वजह से इनको जो है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा ये फीचर्स हैं कि ये इस एक्ट को जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी एंड मिंटो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके नाम पे इस एक्ट को जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने जो है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करी थी, और ये जो लॉ मेंबर थे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्ट आ जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919। इसके फीचर्स ये हैं कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे अब उनको 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में ये था कि इनको गवर्नर जो है एडमिनिस्टर करेगा, लेकिन अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, मतलब ये जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर, गवर्नर अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेकिन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में गवर्नर जो है मिनिस्टर्स के साथ एडमिनिस्टर करेगा, लेकिन इसमें जो है मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बात होगी उसके लिए जो है गवर्नर मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, और यहाँ इस एक्ट में जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो थे उनको जो है उनके अपने अपने सब्जेक्ट्स, मतलब इनके बीच में सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो है सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था, और वो अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए लॉज बनाते थे, और इस सिस्टम को बोलते हैं डायरकी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस एक्ट में वो ये आती है कि डायरकी कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी? वो हुई थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919 में। डायरकी का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो है डिवाइड हो गए थे, और उनके ऊपर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो हैं उन सब्जेक्ट्स पर अपने अपने लॉज बनाते थे। ठीक है, ये होता है डायरकी। नेक्स्ट है बजट। प्रोविंशियल बजट्स वर सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट। ठीक है, जो बजट था इस एक्ट में जो है बजट को जो है डिवाइड मतलब सेपरेट कर दिया था सेंट्रल बजट से। अभी तक सिर्फ एक ही बजट था, सेंट्रल बजट, लेकिन अब जो है प्रोविंशियल बजट को जो है सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, प्रोविज़न फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और इस एक्ट में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की भी मतलब इस्टेब्लिश की गई है इस एक्ट के अंडर में। और इस एक्ट में जो है एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया ये जो है सेटअप किया गया, जो कि लंदन में था। कहाँ पर था? लंदन में था। लेजिस्लेचर की अगर हम बात करते हैं इस एक्ट में, तो ये हुआ है कि इस एक्ट में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको बाईकैमरलिज्म कर दे, यानी कि अब इसमें जो है दो हाउस हो गए हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 2 हाउस हो गए, जैसे अपर हाउस एंड लोअर हाउस। डायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब जो डायरेक्ट इलेक्शन कर दिए गए लेजिस्लेचर में जो है मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए अब डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न जो है इस एक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और जो इलेक्शन होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन, यानी कि वोट देने का जो राइट है वो उन पीपल को दिया, मतलब एफ्लुएंट पीपल को दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। ओके, और सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी कि सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इस एक्ट में जो है एक्सटेंड कर दिया गया है टू द सिख, एंग्लो इंडियंस, इंडो क्रिश्चियंस और यूरोपियंस के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं इस एक्ट में, तो ये है कि इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। मोंटेग्यू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेम्सफोर्ड वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, और ब्रिटिश जो है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को कहा था इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ज़्यादा। साइमन कमीशन की हम बात करते हैं, तो जो साइमन कमीशन है वो जो है ये जो कोई 7 मेंबर की एक स्टैट्यूटरी कमीशन है। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है ये इंडिया में बनाई गई थी, मतलब इंडिया में ये आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाई गई थी। और चेयरमैन जो थे इसके सर जॉन साइमन थे, और इसने अपनी रिपोर्ट जो 1930 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी।
ठीक है। लेकिन ये जो है, ये जो 2 साल पहले ही बन चुकी थी। एक्चुअली साइमन कमीशन जो है 1929 में बननी थी, लेकिन ये जो है 1927 में ही बन चुकी थी, इंडिया की कंडीशन जानने के लिए, इंडिया की रिपोर्ट देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में जो है सबमिट करी थी, और इसने रिकमेंड क्या क्या किया था। रिकमेंडेशंस इस कमीशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो ये इसने रिकमेंड किया था कि डायर की एबोलिश होनी चाहिए और कॉमन इलेक्टोरेट चलने चाहिए, मतलब सिख इंग्लैंड के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो जो है कंटिन्यूशन में रहना चाहिए, उसको चलना चाहिए। और फेडरेशन जो है होना चाहिए, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रोविंसेस में जो फेडरेशन इस्टेब्लिश करना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी चाहिए। साइमन कमीशन ने ये सब कुछ रिकमेंड किया था, लेकिन इसके जो रिकमेंडेशंस है उसको नहीं, कुछ रिकमेंडेशंस को माना था, कुछ को नहीं माना था। और मगर आपको तो पता ही है साइमन कमीशन को जो है इंडियंस ने जो है बॉयकॉट किया था। और रीजंस क्या थे कि साइमन कमीशन ने को जो इंडियंस ने बॉयकॉट किया था, इसके रीजंस ये हैं कि जितने भी मेंबर्स थे साइमन कमीशन में वो सब ब्रिटिश थे, इंडियन कोई भी नहीं था। इस वजह से इंडियंस ने उसको जो है अपोज़ किया, इसके रिकमेंडेशंस को अपोज़ किया, और उसको जो है साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया। और कमीशन जो थी वो 2 साल पहले ही बनी थी शेड्यूल से। मैंने जैसे बताया था कि 1929 में बननी थी, लेकिन ये 1927 में बनी। ये 2 साल पहले ही बन चुकी थी, इस वजह से जो है इस कमीशन को जो है बॉयकॉट किया गया था, साइमन कमीशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कम्युनल अवार्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कम्युनल अवार्ड एक्चुअली क्या है कि जो रामसे मैकडोनल्ड हैं, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है ये 1932 में, ठीक है, उन्होंने जो इसको 1932 में, तो अगस्त 1932 में उन्होंने जो है ये एक स्कीम जो है वो बनाई थी, अनाउंस करी थी उन्होंने, किसके लिए, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने जो है काउंसिल में इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए स्कीम अनाउंस करी थी। रामसे मैकडोनल्ड ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे 1932 अगस्त 1932 में, ठीक है। लेकिन जिससे मतलब इस स्कीम में उन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया था टू द शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, टू द शेड्यूल्ड कास्ट। लेकिन गांधी जी जो थे वो इस सेपरेट इलेक्टोरेट के जो है अगेंस्ट थे, उनको ये सही नहीं लगा, क्योंकि इससे जो है अगर देखा जाए तो शेड्यूल्ड कास्ट को जो है मतलब अलग किया जा रहा था हिंदू से। तो इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इस वजह से जो गांधी जी इस सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट थे, इस वजह से उन्होंने जो है फास्ट भी किया था। आपको यरवदा जेल में जो उन्होंने फास्ट किया था पूना में। तो इस वजह से जो उन्होंने कहा कि नहीं, शेड्यूल कास्ट तो जो है हिंदूज़ के साथ है, और ये जो है जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट जो है हिंदू के साथ ही हैं, उनको इसलिए जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। इस वजह से जो है एक पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट की वजह से जो है हिंदूज़ को जो है मतलब टू हैव जॉइंट इलेक्टोरेट्स, तो ये इनके लिए साथ में एक जॉइंट इलेक्टोरेट हुआ। पूना पैक्ट से जो है फिर हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट हुआ, और रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल कास्ट के लिए जो है सीट जो है रिजर्व कर दी गई थी पूना पैक्ट के अंडर बाद, ठीक है। तो ये था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अभी इसका थोड़ा सा और पार्ट रह चुका है। अभी जो क्राउन रूल है, अभी इसके 2 एक्ट और बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। और आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी पॉलिटी मैं पूरी कवर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।